अपनी फौज के साथ पहली बार रोमन एम्पायर के मेन हेडक्वार्टर तुर्की में दाखिल हुए और बहुत तेजी से रोमन एम्पायर के कैपिटल इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे। बट वेट, अगर खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर के कैपिटल के इतने क्लोज पहुंच चुके थे तो फिर उन्होंने इसे फतह क्यों नहीं किया, बल्कि यह सिटी तो इससे 800 साल बाद एक दूसरे बादशाह सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह की थी। क्योंकि जैसे ही खालिद बिन वलीद तुर्की में दाखिल हुए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा बनते ही खालिद बिन वलीद को उनके पोस्ट से आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया था। लेकिन अब भी मुसलमान खालिद बिन वलीद को बाकी सारे जनरल से बहुत ज्यादा पावरफुल समझते थे, क्योंकि अब भी कुछ नए मुसलमान यह समझते थे कि आज यह खिलाफत राशिदा जहां भी है सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से है। और हजरत उमर यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वह सबको यह दिखाना चाहते थे यह खिलाफत मेरी या खालिद की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की वजह से कायम है। इसके अलावा एक मसला यह भी था कि इससे कुछ ही अरसा पहले एक दिन खालिद बिन वलीद कहीं बैठे हुए थे और एक शायर ने उनके सामने कुछ असरार पढ़े तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उस शायर को 10,000 दरहम दिए। लेकिन अब मसला यह था कि हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज में अपने जनरल को कंट्रोल में रखने के लिए हर जगह जासूस बिठाए हुए थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद ने उस शायर को पैसे दिए, वहां बैठे हजरत उमर के एक जासूस ने फौरन यह खबर मदीना में खलीफा तक पहुंचाई। हजरत उमर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हम यहाँ मदीना में बिल्कुल एक सादा और आम जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे जनरल्स वहाँ सब यह कर रहे हैं। और हजरत उमर को इस बात का भी डर था कि कहीं खालिद बिन वलीद ने उस शायर को यह पैसे मुसलमानों के माले गनीमत से तो ना दे दिए हो। तो फौरन हजरत उमर ने मदीना से एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ भेजा। यह बहुत ही एक खतरनाक लेटर था जिसमें हजरत उमर ने 3 ऑर्डर्स दिए थे। नंबर 1, जनरल खालिद बिन वलीद को एमेसा के सारे मुसलमानों के सामने पेश किया जाए और फिर सबके सामने उनसे यह पूछा जाए कि उन्होंने उस शायर को यह 10,000 दरहम अपनी जेब से दिए या मुसलमानों के बैतुल माल से। अपनी जेब से दी है तो यह बिल्कुल फजूल खर्ची है और अगर बैतुल माल से दिए हैं तो यह एक एम्पायर के साथ खयानत है। दोनों शर्तों में खालिद बिन वलीद को फौज से डिसमिस करना जायज है। नंबर 2, खालिद बिन वलीद इससे ऊपर वाले कैंसरस का जो भी जवाब दे उसे मुसलमानों की फौज से डिसमिस कर दिया जाए। नंबर 3, और डिसमिस करने के बाद उसे फौरन मुसलमानों के कैपिटल मदीना में मेरे पास भेजा जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह थी कि खालिद बिन वलीद की पर्सनालिटी से तो रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाह भी कम थे। तो अब हजरत उमर को इस काम के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो खालिद बिन वलीद जैसे पावरफुल आदमी का भी हिसाब ले सके। और इस काम के लिए हजरत उमर ने एक बहुत बड़ा सहाबी मुजने रसूल बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को चूज किया। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कोई आम सहाबी नहीं थे। उन्होंने इस्लाम बहुत ही सख्त टाइम में कबूल किया था जब वो एक गुलाम थे और उनके मालिक उन पर बहुत सख्त जुल्म किया करते थे, लेकिन फिर भी वह इस्लाम से पीछे नहीं हटे। तो इसलिए हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद जैसे बड़े जनरल्स को कॉन्फ्रेंस जजमेंट वलीद ने यहाँ पहुंचकर यह महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, जरूर है, क्योंकि अबू उबैदा अपना सर नीचे करके बिल्कुल खामोश बैठे थे और इस पूरे महफिल में बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंस थी। तो खालिद बिन वलीद आकर अपनी जगह पर बैठे और सामने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बैठे थे। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत वेट किया कि अब अबू उबैदा कुछ बोलेंगे, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी अबू उबैदा बिल्कुल खामोश रहे।